So hi everybody, welcome back again. So today we are going to discuss some important news which were there in the PIB for the month of December 2025, right? So हम इस YouTube चैनल में मंथली जो भी PIB में न्यूज़ था वो कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो हमने ये सितंबर से स्टार्ट किया था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो मंथली PIB एनालिसिस है हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल है, राइट? यू कैन गो एंड वॉच them. And apart from that, we had also started the monthly current affairs from the Hindu, Indian Express, etc. as well. You can watch them as well, right? So PIB में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो बचा कुचा टॉपिक है उसका मैं लिंक हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो शेयर कर दूंगा, यू कैन रीड देम, राइट? तो यहाँ पे कई सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं जो दिसंबर में था, राइट? सो दिसंबर ईयर का एंड भी होता है, तो ईयर एंड में कई सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है, तो इस महीना का जो करंट अफेयर्स है आपको स्किप नहीं करना है, राइट? सो ऑल द करंट अफेयर्स दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? तो देखो, द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव इन द दिसंबर मंथ इज़ द ब्रिजेस ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर अगेंस्ट द ऑड्स, ठीक है? तो यहाँ पे ना इस आर्टिकल में जो ब्रिजेस है इंडिया में, जो फ्लैगशिप ब्रिजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ब्रिजेस दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पास्ट 10 years, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज़ द अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल ब्रिज, ठीक है? सो नावा सेवा अटल सेतु ब्रिज, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं इसको, है ना? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज विच वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट, है ना, एनडीए गवर्नमेंट, एंड दिस इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इसका टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर, राइट? एंड का कॉस्ट 17,843 करोड़ में बनाया गया था, ठीक है? तो ये स्टील ब्रिज है, दिस इज मेड फ्रॉम स्टील, एंड द पर्पज इज टू रिड्यूस द कंजेशन इन द मुंबई सिटी में कंजेशन रिड्यूस करना है, एंड प्रोवाइड फास्टर एंड सेफर कनेक्टिविटी नावी मुंबई एंड JNPT पोर्ट, ठीक है? तो JNPT जो है ना पोर्ट है मुंबई में लोकेटेड है ना, मुंबई का जो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो ये एंड नावी मुंबई में जो है ना कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का कोशिश करता है ये, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु ब्रिज, ठीक है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है? तो यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट इज द चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है? सो चेनाब रेल ब्रिज यू कैन सी हियर, दिस इज द हाईवेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, है ना? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंड जो है ना इसका लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 1.3 किलोमीटर, एंड दिस इज़ इवन टॉलर देन द बुर्ज खलीफा एंड इवन आईफिल टावर, ठीक है? सो आईफिल टावर से भी ये बड़ा है ना, लंबा है। तो आईफिल टावर जो है ना वर्ल्ड में, तो आईफिल टावर से भी लंबा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 359 मीटर है इसका हाइट, 359 मीटर है इसका हाइट, है ना? सिंगल आर्च स्पैन 467 मीटर, है ना? इसका आर्च है 467 मीटर, एंड ओनली पाइलन ऑफ द केबल 127 मीटर हाइयर देन द कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार से 127 मीटर हाई है, ठीक है? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, एंड हाइट इज 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर में बनाया गया है ना, चेनाब रिवर ब्रिज। हाइयर देन आईफिल टावर से 35 मीटर्स हाई है ना? लेंथ है 1.3 किलोमीटर, मैंने बता दिया, एंड कॉस्ट है 1486 करोड़ में बनाया गया था, ठीक है? एंड ये किसका पार्ट है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है? तो इसका पार्ट है, आपको ये चीज़ भी याद रखना है। UPSC में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? तो आपको पूछा जा सकता है फ्रॉम विच पार्ट दिस बिलोंग्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, एंड इसका जो है स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर तक जो है स्पीड ये बियर कर सकता है, ठीक है? तो इम्पैक्ट क्या होता है इसका? रिड्यूसेस द कतरा श्रीनगर ट्रैवल टाइम बाय अराउंड 3 आवर्स, ठीक है? नेक्स्ट इज द न्यू पम्बन ब्रिज। सो न्यू पम्बन ब्रिज इज बेसिकली द ब्रिज विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, है ना? एंड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। तो ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ना? तो आपको ये चीज़ याद रखना है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, लेंथ 2.07 किलोमीटर है, लिफ्ट स्पैन है 72.5 मीटर्स। दीज आर नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको लेंथ याद रखना है ना? ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, एंड 700 करोड़ से बनाया गया। दिस रेलवे ब्रिज हैज़ बीन मेड अबव द सी सो दैट द शिप्स कैन पास बिलो, ठीक है? सो दिस इज द थिंग, एंड दिस इज द स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट एंड एंटी कोरोजन कोटिंग, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ डाला गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। न्यू पम्बन ब्रिज तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है इंडिया का,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द धोला सदिया ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है एंड भूपेन हजारिका सेतु भी बोला जाता है इसको। दिस वॉज बिल्ट इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज असम, अरुणाचल प्रदेश एट्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली दिस कनेक्ट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड लेंथ इज 9.15 किलोमीटर एंड दिस इज बिल्ट ओवर लोहित रिवर, ठीक है। लोहित रिवर इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है उसमें बनाया गया है एंड ये फर्स्ट परमानेंट रोड लिंक बिटवीन द रीजन्स। तो ये ना अरुणाचल प्रदेश एंड असम के बीच में फर्स्ट एक परमानेंट रेल ब्रिज है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, धोला सदिया ब्रिज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द अंजी खाड़ ब्रिज। अंजी खाड़ ब्रिज इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक है। तो ये केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है इंडिया का फर्स्ट, आपको याद रखना है, फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, है ना। एंड हाइट 331 मीटर्स अबव अंजी रिवर, तो ये अंजी रिवर के ऊपर बनाया गया है ना, अंजी खाड़ ब्रिज। एंड जो है इसका वाई शेप्ड है, इन्वर्टेड वाई शेप पाइलन शेप का है एंड दीज थिंग्स आर क्वाइट नॉट इंपॉर्टेंट, आपको जस्ट याद रखना है अंजी रिवर के ऊपर बनाया गया एंड केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है। नेक्स्ट इज़ द पार्लियामेंट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड क्या क्या कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंड इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, वो सब चीज़ आपको याद रखना है ना। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इंडिया, ये PIB में न्यूज़ में था दिसंबर में। तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, तो एक असेसमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। तो ये असेसमेंट का नाम था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया, SPAI। तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड स्नो लेपर्ड सेंसस था, है ना। एंड ये 2019 से 2023 तक कंडक्ट किया गया था एंड इसका जो फाइंडिंग था रिलीज़ किया गया था 30 जनवरी 2024 में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 718 जो है स्नो लेपर्ड है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख में 477, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो UPSC में आपको अरेंज द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, लद्दाख में, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद सिक्किम में है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो दिस इज एज पर द SPAI एंड दिस कवर्ड द एरिया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट, है ना। अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ पोटेंशियल लेपर्ड रेंज इन इंडिया। तो ये जो स्टेट्स है ना, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये 70% ऑफ द स्नो लेपर्ड रेंज कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया में, ठीक है। तो मेजरली ये स्टेट में ही पाया जाता है स्नो लेपर्ड, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है। एंड इंडिया में जो लीगल स्टेटस क्या है, लीगल प्रोटेक्शन क्या है स्नो लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये है ना शेड्यूल 1, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कई सारा शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको मिला है, ये जो है ना शेड्यूल 1 स्पीसीज है। तो शेड्यूल 1 में स्नो लेपर्ड को रखा गया है, दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द स्नो लेपर्ड इन इंडिया। की हैबिटेट प्रोटेक्शन मेजर्स आर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में देयर इज अ रिजर्व कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व which basically protects the snow leopards, है ना। एंड एरिया है 7,700 स्क्वायर किलोमीटर, 770 एंड दिस इज ऑल्सो इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये जो है कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड है। एंड अदर जो प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोवाइड किया जाता है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, दिस इज इन द उत्तराखंड, दिस इज इन सिक्किम, ठीक है। तो ये सब स्टेट्स में भी जो है स्नो लेपर्ड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है स्नो लेपर्ड के बारे में, है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका प्रोटेक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में ये उसको प्रोटेक्शन किया जाता है, राइट। सो इसका ये चीज़ याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम ऑफ कंडक्ट फॉर द सेंसस ऑफ इंडिया 2027। तो जो इंडिया में सेंसस होना था ना, 10 years होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजन्स द सेंसस डेट द ईयर वाज शिफ्टेड टू 2027। जो 2021 में सेंसस होना था ये 2027 में किया जा रहा है। रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है ना।
तो इसमें सेंसस 2027 के बारे में ब्रीफली जानते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 12 दिसंबर में जो है ना, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि सेंसस कंडक्ट किया जाएगा 2027 से। एंड टोटल अप्रूव्ड आउटले इज़ 11,718 करोड़। तो इनका आउटले है 11,718 करोड़। एंड ये 16th सेंसस ऑफ इंडिया होगा, इंडिया का ये 16th सेंसस होगा, 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी कई सारा सेंसस हुआ था, है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 8th सेंसस है। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस से शुरू से ही काउंट किया करेंगे तो ये 16th सेंसस होगा। एंड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, ऑब्वियसली वी नो दैट, है ना। एंड कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एंड द लीगल बेसिस, द सेंसस, हाउ इज द सेंसस कंडक्टेड, व्हाट इज द लीगल बेसिस फॉर दैट? द लीगल बेसिस इज सेंसस एक्ट ऑफ 1948 एंड सेंसस रूल्स ऑफ 1990। ठीक है, ये जो दो रूल है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर द लीगल बेसिस ऑफ द सेंसस इन इंडिया। ठीक है, तो सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल्स 1990, है ना। एंड जो है ना फेजेस, डिजिटल इनोवेशन एंड कवरेज, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो डिस्कस करते हैं। जो ये सेंसस 2027 है, ये 2 फेज़ में कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला फेज़ होने वाला है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। ठीक है, तो पहले हाउस लिस्टिंग होगा, HLO एंड HC हाउसिंग सेंसस। ये अप्रैल से सितंबर 2026 तक कंडक्ट किया जाएगा। पहले हाउस लिस्टिंग होगा, उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, ये फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। तो सेंसस 2027 का 2 फेज़ होगा, एक हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सेंसस। ठीक है, एंड फॉर लद्दाख, स्नो लेपर्ड एरियाज, है ना, स्नो बाउंड एरियाज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक्सेट्रा, दो पॉपुलेशन एनलिस्टिंग विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2026। तो एनलिस्टिंग 2026 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा इस स्टेट में। तो फर्स्ट एवर फुल्ली डिजिटल सेंसस, तो इंडिया में ना ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे सेंसस पहली बार फुल्ली डिजिटल हो रहा है। सो दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा विल बी यूज्ड हियर, है ना। एंड सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जाता गया है, CMMS। एंड सेल्फ एन्यूमरेशन ऑप्शन फॉर सिटीजन्स, तो सिटीजन सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई सेंसस में जो है ना अपना नाम दे नहीं पाया, अगर सेंसस में उसका नाम नहीं गया, if they cannot meet the officers, then they can enlist themselves in the census through the mobile app or through the websites etc. ठीक है, तो ये सेल्फ इन्यूमरेशन ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। एंड डेटा सिक्योरिटी प्रोविजन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पे इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कास्ट एन्यूमरेशन होगा, राइट। सो कास्ट बेस्ड डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा कि इंडिया में कितने कास्ट है, कास्ट ग्रुप कितने हैं, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो दीज डेटा विल आल्सो बी कलेक्टेड, है ना। सो डिसीजन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ये डिसीजन लिया गया था। एंड कास्ट डेटा टू बी कलेक्टेड डिजिटली ड्यूरिंग द पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज, तो कास्ट डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ अ ग्लोइंग रिकॉग्निशन, है ना। तो दिवाली एडेड टू द यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो जो है ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंडिया का जो फेस्टिवल दिवाली है इसको इंक्लूड किया गया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, है ना। तो इसमें आपको क्या जानना है, इंडिया में जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स कितना है, क्या क्या है, कब इंक्लूड किया गया था, वो सब आपको जानना है ना। तो दिवाली इंक्लूड किया गया, दैट इज़ नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो इट वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इन 2025. But what you need to know is what are the other intangible cultural heritage sites in India which have been included in the ICH. ठीक है, फर्स्ट वन इज द कुटियाटम। ठीक है, सो कुटियाटम 2008 में इंक्लूड किया गया था। रामलीला नॉर्थ इंडिया में 2008 में इंक्लूड किया गया था। अलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांस राजस्थान 2010 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो कुटियाटम एक मार्शल आर्ट होता है, ये केरला से है, 2008 में इंक्लूड किया गया था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्ट फॉर्म्स विच वाज इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ICH, है ना। रामलीला जो है, रामलीला इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फोक आर्ट, है ना, फोक डांस विच इज़ प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, ये भी 2008 में इंक्लूड किया गया था। अलबेलिया ये राजस्थान में एक फोक डांस है, 2010 में इंक्लूड किया गया था। मुडीयेट्टू अगेन द मार्शल आर्ट्स फ्रॉम केरला, 2010 में इंक्लूड किया गया था। छऊ डांस जो है, छऊ डांस का एक ट्रायंगल है, दिस इज बेसिकली सेलिब्रेटेड इन 3 स्टेट्स, है ना। ये भी एक मार्शल डांस एंड फोक डांस टाइप का एक आर्ट फॉर्म है।
तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इन 2010 एंड दिस बिलोंग्स टू उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। एंड बुद्धिस्ट चैंटिंग, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होता है ये भी 2012 में इंक्लूड किया गया था, है ना। संकीर्तना मणिपुर का एक फोक आर्ट है, ये भी 2013 में इंक्लूड किया गया था। गरबा अब गुजरात 2023 में रिसेंटली इंक्लूड किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल प्रैक्टिसेस, जो फेस्टिव इवेंट्स जैसे कि योगा 2016 में इंक्लूड किया गया था। नौरोज एक पारसी फेस्टिवल है, 2016 में इंक्लूड किया गया था, है ना। कुंभ मेला 2017 में इंक्लूड किया गया था। दुर्गा पूजा 2021 में, है ना। कोलम, तमिलनाडु का कोलम है जो 2024 में इंक्लूड किया गया था। दीपावली रिसेंटली 2025 में, है ना। ये सब फेस्टिवल्स है। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जैसे कि वैदिक चैंटिंग 2008 में इंक्लूड किया गया था, है ना। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू बी एडेड अलॉन्ग विद द कुटियाट्टम एंड रामलीला, ठीक है। एंड रमन फेस्टिवल उत्तराखंड में जो सेलिब्रेट किया जाता है, रमन फेस्टिवल, ये भी 2009 में इंक्लूड किया गया था। तथेराज आर बेसिकली द मेटल वर्कर्स, ठीक है। दे आर बेसिकली द मेटल वर्क जो किया जाता है जो पंजाब में, है ना। ब्रास एंड कपर क्राफ्ट बनाया जाता है वहाँ पे। तथेरा भी 2024 में इंक्लूड किया गया था ये मेटल वर्क, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप में वैदिक चैंटिंग, रमन फेस्टिवल है एंड तथेराज है ना। तो ये पंजाब में है, ये सब है। एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स में ये सब है एंड सोशल प्रैक्टिसेस रिचुअल्स में ये सब है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज इंडिया होस्ट यूनेस्कोज 20th ICH सेशन, ठीक है। तो इंडिया ने ना रिसेंटली जो यूनेस्को का 20 जो सेशन है, राइट, 20th सेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, उसको होस्ट किया है। दिस इज अ लैंडमार्क मोमेंट इन सेफ गार्डिंग द लिविंग हेरिटेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इंडिया टू होस्ट द 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कमेटी सेशन, ठीक है। ये दिसंबर 2025 में ये होस्ट किया जा रहा है। तो इंडिया विल होस्ट 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल committee, inter-government committee for safeguarding the intangible cultural heritage site, and this will be dated from 8 to 13। तो रिसेंटली ये कंक्लूड किया गया, ये रेड फोर्ट में हुआ था, विच इज़ ऑल्सो अगेन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रेड फोर्ट में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर वहाँ पे जाके, है ना, रिपब्लिक डे में जो 15 अगस्त में, इंडिपेंडेंस डे में वहाँ पे जाके स्पीच देते हैं। तो रेड फोर्ट एक लाल किला, ये मुगल टाइम का एक फोर्ट है। तो ये रेड फोर्ट इज़ अगेन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहीं पे इसका मीटिंग हुआ था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज़ होस्टिंग द ICH कमेटी सेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इंडिया ने ICH कमेटी का जो है ना सेशन फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है। तो यूनेस्को 2023 कन्वेंशन एंड ICH कमेटी, तो यूनेस्को ने जो है ना अडॉप्ट किया था कन्वेंशन 2003 में। तो 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को ने एक अडॉप्ट किया था कन्वेंशन 2003 में। इसका फोकस था लिविंग कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रेटेंड बाय द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जो कल्चरल ट्रेडिशन है जो विलुप्त हो रहा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है कल्चरल ट्रेडिशंस को। रेसेस है, कम्युनिटीज़ है, प्रैक्टिशनर्स है, जैसे कि तथेरास हुआ, है ना, राजस्थान में, कलवेलिया डांसर्स हुआ, तो उन सभी को ये प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। तो इसका पर्पज़ क्या है? सेफ गार्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर कम्युनिटीज़ एट्सेट्रा, ये सब इसका पर्पज़ है। रेज अवेयरनेस लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल में, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो ये सब है। एंड फंक्शंस क्या है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का? मॉनिटर एंड गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2003 कन्वेंशन। 2003 में जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था उसको मॉनिटर करना है, इसका इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है उसको देखना है। रिकमेंड सेफ गार्डिंग द मेजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैनेज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फंड। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फंड है ना, उसको मैनेज करना है इस कमेटी का काम। एंड एग्जामिन स्टेट रिपोर्ट, स्टेट में जो भी रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना है। एंड डिसाइड द इंस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो भी इंस्क्रिप्शन है, एलिमेंट्स है, उसको डिसाइड करना है इस कमेटी का काम। इंटरनेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ये सब इसका फंक्शन है, ICH कमेटी का काम है ये सब, है ना। 2003 में कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंडियाज़ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ICH, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इज़ अ नोडल मिनिस्ट्री इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट सो फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। एंड जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इंडिया में, संगीत नाटक अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी आपको याद रखना है। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। एंड सेंट्रल स्कीम सच एज द स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देर आर स्कीम्स सच एज द स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स,
ये इंडिया में रन कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, आपको याद रखना है। 20th सेशन इंडिया ने होस्ट कर रहा है ना, ये यूनेस्को कन्वेंशन 2003 में ये अडॉप्ट किया गया था, है ना, ICH का। एंड क्या क्या है लिस्ट में आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द आराधना कल्चरल इवेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स टू प्रमोट एक्टिंग, एजिंग एंड इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आराधना ये कल्चरल इवेंट है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ याद रखना है ना। आराधना रिसेंटली इट वाज एन इवेंट, आराधना ऑर्गेनाइज्ड ऑन 28 नवंबर 2025, है ना। इसका जो वेन्यू था वीम हॉल था, वीम हॉल जो ज्ञानपथ न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। आराधना आपको याद रखना है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। एंड दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस जो है इसके रिलेटेड इसका पार्ट है ये कौन सी डेट में पड़ता है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। व्हाट इज इन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एंड इसका थीम है अनुभव से ऊर्जा तक। ठीक है, अनुभव से ऊर्जा तक इसका थीम है, आपको ये याद रखना। एंड व्हाट यू नीड टू नो इज द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द एक्टिव एजिंग एंड इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक्टिव एजिंग प्रमोट करना है। एंड सीनियर सिटीजन का जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पे था, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, NGOs का पार्टिसिपेशन था, पॉलिसी मेकर्स का पार्टिसिपेशन था, राइट। तो इसका जो है ना इंस्टीट्यूशनल लीगल कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, है ना। द इवेंट वॉज ग्रेस्ड बाय BL वर्मा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दीज आर नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़। लेकिन जो आर्टिकल 41 है वो चीज़ याद रखना। आर्टिकल 41 में क्या लिखा है ना, आर्टिकल 41 इज बेसिकली एन आर्टिकल विच प्रोवाइड्स फॉर द विच मैंडेट्स द सपोर्ट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन का वेलफेयर के बारे में बात करता है आर्टिकल 41। ठीक है, सो आर्टिकल 41 एक्सप्लिसिटली सेज दैट देयर शुड बी राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, है ना। स्टेट्स हेल्प विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी and development, make effective provision for securing right to work, to education, public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and other cases of undeserved want। ठीक है, सो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है ना। तो ये आर्टिकल 41 जो है ना एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो सीनियर सिटीजन्स है उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है ना। तो आर्टिकल 41 आपको जानना है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑन पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 भी पास किया गया था, तो प्रोवाइड द लीगल राइट्स टू द सीनियर सिटीजन्स, है ना। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग ना इट इज़ मैंडेटरी फॉर द चिल्ड्रेन or the legal children, legal heirs to provide the maintenance for the older parents who are not able to maintain themselves, who are not able to sustain themselves। ठीक है, एंड सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन इंडिया में एज पर 2011 सेंसस 10 करोड़ है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 22 करोड़ बाई 2036। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन इंडिया में। इंडिया करंटली इज अ यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया का, है ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड वुड डिक्लाइन एंड the percentage of older people will increase। ठीक है, सो 2036 में इंडिया का जो ओल्डर पॉपुलेशन का जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए वी नीड टू प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी, वी नीड टू प्रोवाइड द स्कीम्स रेलिवेंट फॉर देम, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इसका हाईलाइट्स क्या था। इंडियन एयरफोर्स बैंड परफॉर्म्ड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंडियन क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट इज द काशी तमिल संगम 4.0 इज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। दिस इज बेसिकली रिकनेक्टिंग नॉलेज, ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। तो ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो काशी तमिल संगम 4.0 बिगिनस ऑन December 2 में ये स्टार्ट हुआ, है ना, काशी तमिल संगम। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू reconnect the knowledge, traditions, cultures, communities of Tamil Nadu and Kashi region। and Kashi region का historical link रहा है काफ़ी टाइम से, रामायण महाभारत के टाइम से, तो उस लिंक को रिकनेक्ट करना है ना। It continues an ancient civilizational bond rooted in pilgrimage, scholarship and cultural exchange। इसका थीम क्या था, थीम है let us learn तमिल
करकलम, थीम याद रखना है आपको। एंड फोकस था तमिल लैंग्वेज लर्निंग, तो तमिल लैंग्वेज लर्निंग में फोकस किया जा रहा है इस बार। एंड यहाँ पे लिंग्विस्टिक यूनिटी में भी फोकस किया जा रहा है, लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है। एंड प्रोग्राम टू इंक्लूड द वैलिडेटरी फंक्शन एंड एट रामेश्वरम में यहाँ पे स्टार्ट होगा ये, है ना। एंड लॉन्च डिजिट ओरिजिनली इन 2022। ये काशी तमिल संगम ना 2022 में स्टार्ट हुआ था। आज जो चल रहा है ये 4th एडिशन है। एंड ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पार्टिसिपेशन, दिस इज एंकर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सपोर्ट मिलता है। एंड पार्टिसिपेशन, जो प्रिंसिपल पार्टनर्स जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, IIT मैड्रास जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ये दोनों जो है ना इस इवेंट का जो है पार्टनर्स है, ठीक है, प्रिंसिपल नॉलेज पार्टनर्स हैं BHU एंड IIT मैड्रास। एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय 10 मिनिस्ट्रीज विच इंक्लूड्स रेलवेज, कल्चर, है ना, टेक्सटाइल्स, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, UP गवर्नमेंट भी इसमें है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तो ये सब मिनिस्ट्री इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो। तो यहाँ पे ना दो सेज अगस्त्या का जो रूट है एक्सपेडिशन, उसमें भी फोकस किया जा रहा है। तो यू कैन सी हियर इन द मैप हियर, है ना, तो दिस इज द मैप। तो वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक इनिशिएटिव्स ऑफ KTS 4.0 इज द सेज अगस्त्या व्हीकल एक्सपेडिशन। तो SAV एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है इसके अंडर। तो अंडर दिस सेज अगस्त्या व्हीकल एक्सपेडिशन which retraces the civilizational route deeply embedded in Tamil and Indian tradition, and the expedition begins in Teenkasi which is located in Tamil Nadu। तो ये Teenkasi से स्टार्ट होगा यहाँ पे तमिलनाडु में, एंड ये 2 दिसंबर में स्टार्ट होगा एंड रीचेस द 10th दिसंबर ऑन काशी। तो ये Teenkasi से काशी तक जो है ना रूट, जो सेज अगस्त्या एक ऋषि हुआ करते थे, है ना, उनके टाइम में जो एक उन्होंने एक ट्रैवल किया था, है ना, तो उस रूट को ये ट्रेस करने का कोशिश करेगा। Teenkasi से स्टार्ट होकर काशी तक जाएगा। सेब आपको याद रखना है, SAV। एंड इट फॉलोज द लेजेंडरी पाथ एसोसिएटेड विद सेज अगस्त्या, है ना, रिफ्लेक्टिंग तमिलनाडुज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नॉलेज। तो ये तमिलनाडु का जो सेज था उस टाइम में, है ना, सेज अगस्त्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज में, उसको ये कनेक्ट करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट थिंग इज द जर्नी ऑल्सो ऑनर्स द लेगेसी ऑफ पांडियन रूलर। तो पांडियन रूलर उस टाइम में हुआ करता था, आदि वीरा पराक्रमा एंड पांडियन। आदि वीरा पराक्रमा पांडियन जो है ये रूलर थे, आदि वीरा कारमा पांडियन, हु ट्रैवल्ड नॉर्थ टू स्प्रेड द मैसेज एंड कल्चरल यूनिकनेस, ठीक है, एंड बिल्ड शिवा टेम्पल लीडिंग टू द नेमिंग ऑफ Teenkasi, ठीक है। तो इन्होंने ना शिवा टेम्पल बनाया था एक Teenkasi में, एंड ये जो तमिल नॉलेज था उस टाइम में, वैदिक नॉलेज था, उसको स्प्रेड करते हुए नॉर्थ इंडिया में गए थे, ठीक है। तो आदि वीरा पराक्रम पांडियन जो है, पांडियन रूलर, पांड्या का रूलर था, उनका जो रूट भी ट्रेस करने का कोशिश करता है, उनका जो लेगेसी है उसको भी कंटिन्यू करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो सेज अगस्त्या हुआ एक, दूसरा नाम है पांड्यन रूलर आदि प्रकारमा पांड्यन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड है UPSC में। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना क्रॉसेस 8.34 करोड़ एनरोलमेंट्स, ठीक है, एंड वीमेन अकाउंट फॉर 48%। तो रिसेंटली अटल पेंशन योजना जो है ना का एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एंड ये 8.3 करोड़ एनरोलमेंट हो चुका है अभी तक। वुमेन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, 48% वुमेन है, ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में 1.5 करोड़ था इसमें एनरोलमेंट, अभी 2025 में अप्रैल में 7.65 करोड़ एनरोलमेंट हो चुका है। तो अटल पेंशन योजना के बारे में आपको जानना है। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन 9th of May 2015, 9th of May 2015 में लॉन्च किया गया था, एंड इट वॉज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन 1st of June 2015 ऑपरेशनलाइज किया गया। द स्कीम वॉज डिजाइन टू एनकरेज वॉलेंट्री सेविंग रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग द डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट का एक पेंशन का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये ना आपका लाइफ टाइम में आप जितने कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा आप जब रिटायरमेंट होगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ सेविंग स्कीम फॉर द पेंशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ सेलिएंट फीचर्स है अटल पेंशन योजना का, वो चीज़ आपको याद जानना है। द अटल पेंशन योजना इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की फीचर्स। टारगेट ग्रुप एम्ड एट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उसको टारगेट करेगा। हु ऑफ्टन लैक फॉर्मल पेंशन कवरेज, है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इसका जो फॉर्मल पेंशन कवरेज नहीं होता है उनको टारगेट करता है ये। एंड इनिशियली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स बिटवीन 18 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो 18 to 40 ईयर्स इसका एज ग्रुप है। एंड 1 October 2022 इंडिविजुअल्स पेइंग इनकम टैक्स आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स पे कर रहा है
right? If you are paying the income tax, you are not eligible after the 1st of October 2022. And defined pension है इसका, provide subscribers fixed monthly pension at age of 60 years based on their contributions. तो आपका contribution अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही पेंशन मिलेगा, है ना, फिक्स्ड पेंशन। तो आप जैसे ही 60 साल पहुँचते हो, 60 साल के बाद आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगा अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एंड पेंशन अवेलेबल इन स्लैब्स ऑफ 1000 हो सकता है, थोड़ा अगर आपने कम जो है इन्वेस्ट किए इसमें तो 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा की हो 3000, 4000, 5000, ठीक है। तो ऐसे बैंड में आपको पेंशन मिलेगा। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड एंड कैलकुलेशन, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड 20 ईयर्स है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ना, आपको 60 साल के बाद जो है ना पेंशन मिल रहा है, 60 साल के बाद, दैट मीन्स 40 से 60 ईयर्स। तो इस साल 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज इसका कंट्रीब्यूशन 40 ईयर्स है, 40 साल तक ही आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ 20 ईयर्स का एक ग्रेस पीरियड है, ठीक है। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड इज 20 ईयर्स एंड मंथली कंट्रीब्यूशन वैरीज बेस्ड ऑन द एज एट टाइम ऑफ एनरोलमेंट एंड डिजायर्ड पेंशन अमाउंट। तो ये सब जो है आपको ये पॉइंट याद रखना है। एंड एलिजिबिलिटी 18 to 14 ईयर्स मैंने बता दिया यहाँ पे, है ना। एंड मंथली कंट्रीब्यूशन भी मैंने बता दिया, है ना, टू रिसीव द फिक्स्ड मंथली पेंशन बिटवीन 1000 to 5000 अंडर अटल पेंशन योजना। पेमेंट प्रीमियम मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20 ईयर्स है। बैंक अकाउंट मैंडेटरी है इसका, है ना, ऑटो डेबिट होना चाहिए। एंड इनकम टैक्स स्टेटस 1 अक्टूबर, अगर 1 अक्टूबर के बाद अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैंने बता दिया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर किसी का डेथ होता है, तो सब्सक्राइबर का अगर डेथ होता है, आपने इस स्कीम पे सब्सक्राइब करके रखे हो, लेकिन आपका डेथ हो जाता है, तो आपका जो है स्पाउस को ये मिलेगा पेंशन। एंड अगर आपका नॉमिनी है, नॉमिनी को ये कॉर्पस मिलेगा, ठीक है। एंड ऑटो डेबिट कन्वीनियंस, ऑटो डेबिट यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फूड इरिडिएशन। सो ये भी न्यूज़ में था, फूड इरिडिएशन क्या है। तो इंडिया में कोल्ड चेन जो है ना, कोल्ड जो स्टोरेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो फूड है, फूड का जो लाइफ लॉन्गिटिविटी इम्प्रूव करने के लिए ये फूड इरिडिएशन जो है ना, रिसेंटली टर्म था न्यूज़ में, तो आपको ये याद रखना है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियली सपोर्ट सेटिंग ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग है वो सपोर्ट कर रहा है कि मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेन स्कीम ऑफ PMKSY, है ना। तो इस स्कीम के अंदर फूड इरिडिएशन यूनिट इस्टेब्लिश करने का जो है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया गया। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ आउटले किया है 2025 में, जुलाई में, इंक्लूडिंग 50 न्यू फूड इरिडिएशन यूनिट्स नेशन वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1000 करोड़ फंडिंग किया है ना, इससे रिलेटेड। सो व्हाट इज फूड इरिडिएशन? Food irradiation is exposing fruits controlled to a controlled dose of ionizing radiation that kills bacteria, mold, insects, sense life without making the fruit radioactive or unsafe, ठीक है। सो फूड इरिडिएशन व्हाट इज इट? इट इज़ नथिंग बट एक्सपोजिंग द फूड टू द रेडिएशन, है ना। तो आयनाइजिंग जो एनर्जी है उससे फूड को एक्सपोज किया जाएगा, सो दैट अगर फूड में कोई बैक्टीरिया है, कोई कीटाणु है, कोई इंसेक्ट्स है, उसको मार दिया जाएगा वहाँ पे, है ना। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी ऑफ फूड फ्रूट्स, इन ऑर्डर टू मेक द फूड एडिबल, दिस फूड इरिडिएशन इज डन, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होगा, है ना, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, विदाउट मेकिंग द फ्रूट रेडिएक्टिव और अनसेफ। यहाँ पे कोई रेडिएक्टिव सब्सटेंस फूड के अंदर जाएगा, इसके अंदर ऐसे भी नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, व्हाट इज फूड इरिडिएशन? इट इज़ नथिंग बट एक्सपोजिंग फ्रूट्स टू कंट्रोल्ड डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फूड इरिडिएशन में बेसिकली 3 टाइप है, एक गामा रे है, एक्स रे है एंड इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। तो गामा रे, एक्स रे, इलेक्ट्रॉन बीम रे है। गामा रे इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव फॉर्म्स ऑफ कोबाल्ट 60, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से जो गामा रे आता है ये फूड इरिडिएशन में यूज़ होता है। एंड बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी BRIT अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सप्लाइज कोबाल्ट 60। तो जो कोबाल्ट 60 का जो डिमांड है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फूड इरिडिएशन, this is supplied by the Board of Radiation and Isotope Technology which is under the Department of Atomic Energy, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड एक्सरे भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स ई बीम भी यूज़ किया जाता है। तो गामा रे, एक्स रे एंड द इलेक्ट्रॉन बीम रेज आर यूज इन द फूड इरिडिएशन, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज़ द फूड इरेडिएशन एंड यहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ना। तो एक्सरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम एंड गामा रे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज सेलिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस द इंडियन नेवीज आत्मनिर्भर भारत जर्नी। तो इंडियन जो है ना, इंडियन नेवी में सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या जो है ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर एंड रिव्यू में आया था पीआईबी का, है ना। तो देखो सरफेस फ्लीट काफ़ी सारा जो है ना फ्लीट काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इंडियाज इंडिजिनस फ्लीट इन एक्शन फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू सबमरीन अ सेल्फ रिलायंट फोर्स शेपिंग द ओशंस, ठीक है। तो इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू बिकम द सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इन द इंडिजिनियस कंटेंट, है ना। तो सरफेस फ्लीट में क्या क्या आता है, एनएस विक्रांत, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 17, सर्वे वेसल, लार्ज वेसल एक्सेट्रा, एंड सबमरीन अंडर वाटर टेक में प्रोजेक्ट 75, इंडिजिनस एयर प्रोपल्सन सिस्टम, एडवांस सोनर सिस्टम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो सरफेस फ्लीट हाईलाइट्स में क्या क्या आता है, आईएनएस विक्रांत जो IAC-1 भी कहा जाता है जिसको, दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 जो है ना, दिस इज बेसिकली आईएनएस विक्रांत, ये भी स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट 17A के अंदर INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, उदयगिरी, INS विंध्यागिरी ये सब स्टैब्लिश किया गया। विल डिस्कस दैट इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस फ्लीट एंड शिप बिल्डिंग में इंडिया ने क्या 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 स्टार्ट किया है ना। तो 51 लार्ज शिप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, वैलिड अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़। तो ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इंडिया में। उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक INS विक्रांत IAC-1। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें 76% लोकल कंटेंट है ना, एंड नियरली 30,000 टन्स ऑफ स्टील बिल्ड बाय सेल यूज़ किया गया है यहाँ पे, है ना। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो स्टील सप्लाई किया गया था यहाँ पे ये यूज़ किया गया है ना। तो 76% यहाँ पे लोकल कंटेंट है, वो चीज़ आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो प्रोजेक्ट 15B क्या है, ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, ठीक है। तो आपको ना मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, क्या क्या है ना। प्रोजेक्ट 15B इंक्लूड्स द नेवीज लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स INS विशाखापट्टनम 2021 में लॉन्च हुआ था, INS मरमुगांव 2022 में लॉन्च हुआ था, INS इम्फाल 2023 में लॉन्च हुआ था, INS सूरत 2025 में लॉन्च हुआ था। दीज शिप्स एनहांस इंडियाज सरफेस वॉरफेयर एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो दो प्रोजेक्ट 15B है, प्रोजेक्ट 15B में INS विशाखापट्टनम है ना, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। INS मरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत 2025 में लॉन्च हुआ था। तो ये ना बेसिकली सरफेस एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। तो आपको प्रोजेक्ट 15B याद रखना है, ये विशाखापट्टनम क्लास जो डिस्ट्रॉयर्स बनाता है। एंड विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में क्या क्या है वो चीज़ याद रखना है। इसमें बेसिकली विशाखापट्टनम है, मरमुगांव है, इम्फाल है, सूरत है, ये 4 जो है वेसल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो UPSC में आपको पूछा जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। प्रोजेक्ट 17 अगेन क्या है, ये शिवालिक क्लास है। प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम है, प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास है, फ्रिगेट है ये, है ना। शिवालिक क्लास अंडर 17 कंसिस्ट ऑफ INS शिवालिक, INS सतपुरा, INS सह्याद्री, ठीक है। तो शिवालिक क्लास में जो है इसमें माउंटेन्स का नाम है, इंडिया में हिल्स का नाम है, शिवालिक हिल है, सतपुरा हिल है, सह्याद्री हिल है ना। तो मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट स्ट्रेंथन इंडियाज ब्लू वाटर ऑपरेशन, इंडिया का जो है ब्लू वाटर ऑपरेशन में इसको ये स्ट्रेंथन करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 17A, ये नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट। 17 में क्या है, शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। 17 अगर A आएंगे तो 17A में नीलगिरी क्लास है, स्टील्थ फ्रिगेट है। 17A में एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है, INS नीलगिरी है, इसमें हिमागिरी है ना, हिमागिरी है, उदयगिरी है, तारागिरी है, राइट। एंड the Taragiri is basically the third ship of project 17A at MDL, right? So you have to know this, and has been delivered to Indian Navy on November 25। तो recently ये deliver किया गया था November 2025 में, तारागिरी थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A और डॉक लिमिटेड MDL ने ये डेवलप किया था, MDL ने, माजगांव डॉक लिमिटेड, है ना। एंड 3 more ships are INS दुनागिरी, INS
Vindhyagiri and INS Mahendragiri are currently under construction. The class incorporates the modern sensors, weapons and indigenous content. ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A में क्या है, नीलगिरी क्लास है प्रोजेक्ट 17A। एंड प्रोजेक्ट 17A बेसिकली यहाँ पे जो है ना नीलगिरी है, हिमागिरी है, उदयगिरी है एंड तारागिरी। तो नाम याद रखना है प्रोजेक्ट 17 में, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमागिरी, तारागिरी, राइट। एंड अगेन 3 सीप नया आ रहा है उसके अंदर, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगेन आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, है ना। प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम से रिलेटेड है। विशाखापट्टनम ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर है। इसमें विशाखापट्टनम, मरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत आता है ना। तो इसमें पोर्ट से रिलेटेड है, आपको याद रखना है पोर्ट से रिलेटेड। इम्फाल ही एक नाम है जो पोर्ट से नहीं रिलेटेड है। मोस्टली विशाखापट्टनम क्लास में पोर्ट से रिलेटेड नाम है, जैसे कि विशाखापट्टनम भी एक पोर्ट है, मरुमुगांव भी एक पोर्ट है ना, सूरत भी एक पोर्ट है, एक्सेप्ट इम्फाल। एंड प्रोजेक्ट 17 में जो है शिवालिक क्लास बनाया जा रहा है। यहाँ पे हिल्स का नाम है शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री एट्सेट्रा, है ना, ये फ्रिगेट है। एंड 17A में नीलगिरी क्लास बनाया जा रहा है। नीलगिरी में भी हिल्स का नाम है, जैसे कि नीलगिरी, हिमागिरी, उदयगिरी, है ना, तारागिरी एट्सेट्रा। एंड यहाँ पे दूनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी जो है नया एडिशन किया जा रहा है, राइट। नाउ ये सब हुआ जो है सरफेस फ्लीट एंड शिप बिल्डिंग। अगेन यहाँ पे 15A कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 15 डिस्कस किया था, 15B डिस्कस किया था, है ना, विशाखापट्टनम क्लास। नाउ 15A में कोलकाता क्लास है। ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स में INS कोलकाता आता है, कोची आता है, चेन्नई आता है। कोलकाता, कोची, चेन्नई, ठीक है। ये भी डिस्ट्रॉयर्स है कोलकाता क्लास में। 15-1 में आता है। 15-1 में कोलकाता, कोची एंड चेन्नई, KKC, जस्ट रिमेंबर KKC इज अंडर द कोलकाता क्लास, ठीक है। 15A के अंडर आता है ये, है ना। एंड सब की पार्ट ऑफ इंडिया नेवल डिफेंस स्ट्राइक, ये डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, है ना। सर्वे वेसल्स जैसे कि इंडिया नेवी हैज़ इंडक्टेड संध्याक, INS संध्याक एंड INS निर्देशक, INS इक्सक। ये आपको याद रखना है ये नाम, जस्ट रिमेंबर द नेम। दीज नेम्स आर रिलेटेड टू सर्वे वेसल्स। जो इंडियन नेवी का सर्वे वेसल्स का नाम क्या है, संध्याक, निर्देशक एंड इक्सक। दीज आर बेसिकली द सर्वे वेसल, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट्स, ASW, SWCs, है ना। इट इंक्लूड्स INS अर्नाला, INS अद्रोथ, INS माहे। तो ये सब जो है ना, ये सब बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट्स है, ठीक है। सो सैलो वाटर में परफॉर्म करता है ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसमें से अर्नाला आता है, एंड्रोथ आता है, माहे आता है। एंड INS एंड्रोथ इज बेसिकली बिल्ट ओवर 80% इंडिजिनस कंटेंट है, ठीक है। तो INS जो एंड्रोथ है 80% इंडिजिनस कंटेंट है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। सरफेस फ्लीट एंड शिप बिल्डिंग में इंडिया में जो है INS विक्रांत स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट 15A के अंदर कोलकाता क्लास है। फॉर प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास है। प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। 17A में नीलगिरी क्लास है, स्टिल फ्रिगेट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सबमरीन एंड अंडर वाटर सिस्टम में क्या क्या डेवलप किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो देखो प्रोजेक्ट 75 में क्या आता है, सबमरीन कैलवरी क्लास सबमरीन, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 includes 6 Kalvari class submarines, INS Kalvari, INS Khanderi, INS Karanj, INS Vela, INS Wagir, INS Vaksir, ठीक है। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 17 जो है, 17, 15, ये सब जो है दीज आर बेसिकली द शिप्स, है ना, फ्लीट एंड फ्लीट से रिलेटेड है ये सब। दे आर द फ्लीट, द शिप्स, है ना, फ्लीट शिप से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट 17, 15 एट्सेट्रा। लेकिन जब 75 का बात आता है, 75 इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड है। एंड 75 इज कलवरी क्लास सबमरीन है। इसमें कलवरी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद खंदरी है, करंज है, वेला है, वागीर है ना, वाक्सीर है। तो ये सब बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रिक क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन स्ट्रेंथन इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर, ठीक है। तो इंडिया का अंडर वाटर वॉरफेयर जो है कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ इंडिजिनस एयर प्रोपल्शन सिस्टम, AIP, है ना, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO NMRL एंड दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 75 प्रोजेक्ट 75 सबमरीन, ठीक है। तो इंडियन जो एयर इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम ये भी स्टैब्लिश किया गया था DRDO NMRL द्वारा, एंड ये प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है,
ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ये भी स्टार्ट किया गया था, है ना। एंड वेपन सेंसेस एंड कॉम्बैट, तो आपको जस्ट याद रखना है सबमरीन से रिलेटेड प्रोजेक्ट 75 है। कलवरी क्लास सबमरीन है, इसमें कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागिर सब है ना, वागसिर एंड इंडिजिनस एयर प्रपोल्सन सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज वेपन सेंसेस एंड कॉम्बैट सिस्टम्स। तो कॉम्बैट वेपन सिस्टम में क्या क्या स्टार्ट किया गया है। फर्स्टली द मिसाइल सिस्टम में वर्टिकल लॉन्च लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल VLSRSAM, ठीक है। सो वर्टिकल लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है ये स्टार्ट किया गया मार्च 2025 में। एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी स्टार्ट किया गया। टॉर्पिडोज एंड काउंटर मेजर्स में मरीज एडवांस टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम, है ना। तो मरीज भी एक एडवांस टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम है। वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पिडो है। एडवांस लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है, राइट। सो दीज आर द टॉर्पिडोज विच हैज बीन स्टार्टेड, है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, कॉम्बैट मैनेजमेंट के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति, है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर वरुणा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम संग्रह, ये सब स्टार्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक एडवांस वॉरफेयर के लिए शक्ति है, शक्ति आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर वरुणा, शक्ति वरुणा एंड जो है संग्रह, दीज आर व्हाट इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एंड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। टॉर्पिडोज में क्या है, मरीज एक टॉर्पिडो है, वरुणास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पिडो है ना। तो आपको नाम याद रखना है कि व्हाट आर द टॉर्पिडोज, विच आर द टॉर्पिडोज, मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है ना। मरीज टॉर्पिडो है, वरुणास्त्र टॉर्पिडो है ना। एंड शक्ति एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। एंड देर इज़ अ VLSRSAM, ये वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है। ये सब मिसाइल भी स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो ये इंडिया का जो इंडियन नेवी का जो डिफेंस है, इसका बजट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 years और 6 years, राइट। सो 2020-21 में इंडिया का जो बजट था डिफेंस बजट में, इट इज़ अराउंड डिफेंस बजट का अराउंड 14 to 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेवी में, 14% के आसपास था 2021 में। तो ये इंक्रीज होकर अभी अराउंड 19% हुआ है ना। सो देयर हैज़ बीन अराउंड 5% इंक्रीज इन द डिफेंस बजट एज अ पार्ट ऑफ नेवी, है ना। डिफेंस बजट का जो शेयर जाता है नेवी में, उसमें भी काफ़ी इंक्रीज हुआ था। एंड देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द पास्ट 5 years, ठीक है। सो यू हैव टू नो दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इज द प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री FME स्कीम बेसिकली प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इसका नाम है। एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने बता दिया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में देयर इज अ शेयरिंग ऑफ द फंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव इज अपग्रेडेशन, फॉर्मुलेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, ठीक है। तो जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, उसको माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसको अपग्रेड करना है, फॉर्मलाइज करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, उसका ये है, इसका एम है। एंड इम्प्लीमेंटेशन 2020-21 से 2024-25 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2020-21 से 2024-25 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड बजट है 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 10,000 करोड़ बजट है, 2024-25 तक चलना है इसका, है ना। अपग्रेडेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अपग्रेड करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको पॉइंट जानना है। एंड इसके अंदर जो है ना, क्या क्या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंडर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपका जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने में जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट पड़ रहा है, उसका 35% गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, है ना। एंड मैक्सिमम सब्सिडी 10 लाख पर इंडिविजुअल यूनिट, 10 लाख तक आपको जो है यहाँ पे क्रेडिट मिल सकता है। एंड 3 करोड़ फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 करोड़ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 3 करोड़ तक मिल सकता है आपको, है ना। इंडिविजुअल के लिए 10 लाख है, अगर कई सारा प्रोजेक्ट आप मिल कर रहे हो, कई लोग आप मिल के एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, कई सारा प्रोजेक्ट मिल के आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें 3 करोड़ तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड सीड कैपिटल 40,000 पर SSG मेंबर। तो सीड कैपिटल जो इनिशियली जो फंडिंग मिलता है ना, तो SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबर्स है उसको भी सीड कैपिटल दिया जाता है इसके अंडर 40,000 तक, है ना, पर मेंबर। एंड सपोर्ट फॉर द फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द वैल्यू चेन, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सभी को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। एंड सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइक्रो यूनिट्स का ब्रांडिंग मार्केटिंग में भी ये हेल्प करता है। एंड शेयरिंग है 60-40, सेंट्रल स्टेट का 60:40,
सेंटर 60% कंट्रीब्यूट करता है, 40% स्टेट कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए एंड हिली स्टेट के लिए 90% सेंटर करता है कंट्रीब्यूट, 10% जो है जो स्टेट्स कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो यूनियन टेरिटरीज है ना, विदाउट लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एट्सेट्रा, तो वहाँ पे सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100% रहता है। ठीक है, तो ये फंडिंग पैटर्न है, आपको जानना है। 10 लाख पर यूनिट है, 40,000 सीड कैपिटल है एसएसजी के लिए, 3 करोड़ है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड 60:40, 90:10 एंड 100% जो है इसका शेयरिंग कैपिटल है। ठीक है, कवरेज क्या क्या है, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स टू बी डायरेक्टली असिस्टेड। इसका टारगेट है 2 लाख जो है ना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको फंडिंग प्रोवाइड करना है। एम्फेसिस कहाँ पे दिया जा रहा है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को ये एम्फेसिस दिया जा रहा है। एंड स्कीम फॉलोज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच। ठीक है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। एंड एनेबल्स द वैल्यूज एंड डेवलपमेंट स्किल एंड मार्केट लिंकेज, है ना। एंड जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप हो सके। एंड मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्लस्टर पॉसिबल इन डिस्ट्रिक्ट। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट में 2 से 1 2 नहीं तो 3 प्रोडक्ट ये भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो दीज आर द थिंग्स, जैसे कि नेक्स्ट इज़ द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बिल है, रिसेंटली पार्लियामेंट में पास हुआ था, है ना। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, ये बेसिकली ये सेस रिलेटेड बिल है। जैसे कि स्पेशल सेस जो टोबैको, है ना, गुटखा, उस सब में जो स्पेशल सेस लगाया जाता है उससे रिलेटेड है ना। तो देखो, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 का ओवरव्यू है। इंट्रोड्यूस 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये पार्लियामेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द स्पेशल एक्साइजेस। तो जो स्पेशल एक्साइज सेस जो लगाया जाता है, पान मसाला, है ना, गुटखा, खैनी, टोबैको एट्सेट्रा, तो उसमें जो है ना उसको लीगल फ्रेमवर्क देना है स्पेशल सेस के लिए। तो जानना है आपको स्पेशल सेस क्या है। स्पेशल सेस इज जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको स्पेशल सेस बोला जाता है ना। एंड दिस एम्स टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर दैट। एंड ट्विन पर्पस क्या है इसका, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ को फाइनेंस करना है। तो यहाँ से जो फंडिंग आता है स्पेशल सेस से, है ना, तो उसको उस जो फंड है वो फंडिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। एंड दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड द पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग। पब्लिक हेल्थ को फाइनेंस करने के लिए, हॉस्पिटल बिल्ड करने के लिए, है ना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एट्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। एंड गवर्नमेंट ने पावर टू एक्सटेंड सेस टू अदर गुड्स एज वेल। तो करेंटली ये एप्लीकेबल था पान मसाला के लिए, है ना, लेकिन ये एक्सटेंड करने का कोशिश किया जा रहा है। नाउ दिस माइट बी एक्सटेंडेड टू द सिगरेट, गुटखा एंड अदर सिन गुड्स एट्सेट्रा। तो सिन गुड आपको जानना है, सिन गुड्स, व्हाट आर द सिन गुड्स। तो सिन गुड्स आर बेसिकली द गुड्स which causes the harmful impact, which has the deleterious impact on our body। ठीक है, तो sin goods में ये यूज़ किया जा सकता है। एंड ensures fair contribution for specific products on national priorities। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेचर ऑफ लिवी एंड कवरेज, कैपेसिटी बेस्ड सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, एप्लीकेबल ऑन मशीन्स इंस्टॉल्ड और प्रोसेस अंडरटेकन। तो ये जो मशीन्स है, जो मशीन यूज़ किया जाता है, जो ये टोबैको, गुटखा एट्सेट्रा वो बनाने के लिए जो मशीन यूज़ किया जाता है, तो वो जो मशीन है उसमें भी एप्लीकेबल है ये। एंड कवर्स मशीन बेस्ड मैनुअल एंड हाइब्रिड प्रोसेसेस। मैनुअल प्रोसेसेस से भी अगर बनाया जाता है तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है, हाइब्रिड प्रोसेस में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू, राइट, कहाँ एप्लीकेबल है। एंड टैक्सेबल पर्सन, एनीवन ओनिंग, ऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग सच मशीन्स और प्रोसेसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ टैक्स स्टेटस। आप जितने भी स्टेटस टैक्स पे कर रहे हो, आप 0 भी टैक्स पे कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, है ना, तो उसमें भी अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे मशीन ऑपरेट कर रहे हो, ऐसे मशीन चला रहे हो जो टोबैको बनाता है, जो ये सब सिन गुड्स बनाता है, तो आपके ऊपर ये सेस लगाया जाएगा। एंड लेवी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग ड्यूटीज टैक्सेस। तो ये एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, टैक्सेस के ऊपर टैक्स है, मैंने बता दिया। सेस इज नथिंग बट टैक्स के ऊपर टैक्स है, ठीक है, तो ये है इसका।
है ना। तो यहाँ पे थीम बेस्ड प्रोविजंस अंडर द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, गुड्स कवर्ड आर पान मसला आर एनी अदर सिन गुड्स, है ना। एंड हु मस्ट पे एनी पर्सन हु ऑपरेट्स कंट्रोल्स प्रोसेसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैंने बता दिया। एंड नेचर ऑफ लेबी, मशीन्स इंसल्ट प्रोसेस अंडरटेकन, तो मशीन्स जो इंसल्ट है उसके रिलेटेड है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, कंप्यूटेड बाय मैक्सिमम रेटेड स्पीड, है ना, एंड वेट पर वीक एंड मैनुअल प्रोसेसेस एट्सेट्रा, एंड मंथली सेस अमाउंट है यहाँ पे फॉर मशीन्स बेस्ड प्रोसेसेस ₹101 लाख पर मंथ एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो मशीन बेस्ड प्रोसेसर से 101 लाख पर मंथ देना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। सेस अप टू 500 नंबर पाउचेस। तो ये सब चीज़ें आपको उतना डिटेल्स याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज आर द थिंग्स। ये किससे रिलेटेड है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल क्या है आपको जानना है, एंड इसमें कौन कौन सी गुड्स में अप्लाई किया जा रहा है, कौन कौन सी मशीन में अप्लाई किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज ज्ञान भारतम इनिशिएटिव। सो ज्ञान भारतम इनिशिएटिव क्या है, सो ज्ञान भारतम मिनिस्ट्री इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। सो यूनियन बजट में ये 2025 में स्टार्ट किया गया था, अनाउंस किया गया था। एम्ड एट सर्विंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड कंजर्विंग, डिजिटाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो इंडिया का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्कीम है ना, ज्ञान भारतम इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये रिसेंटली इनफैक्ट यूनियन बजट 2025 में ये अनाउंस किया गया था। एंड ज्ञान भारतम इनिशिएटिव के अंदर दिस इज बेसिकली यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था। सर्वे, डॉक्यूमेंट, कंजर्व, डिजिटाइज एंड डिसेमिनेट इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। इंडिया का जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको जो है डिजिटाइज करने का कोशिश करता है, डॉक्यूमेंट करने का कोशिश करता है ना। एंड मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैज़ बिन टारगेटेड। तो ये टारगेट कर रहा है कि इंडिया में जो 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डॉक्यूमेंट करने का, कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का कोशिश करता है। एंड पैन इंडिया इनिशिएटिव है ये, नॉट लिमिटेड टू एनी स्टेट और रीजन, है ना। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी टू बी क्रिएटेड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंडर जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे ये सब जो चीज़ें है इसको कंजर्व किया जाएगा, है ना। अप्रूव्ड आउटले इज 491 करोड़, है ना। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2025 से 2025 से ये जो है 31 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना, 5 साल के लिए। एंड ज्ञान भारतम डिजिटल वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया था इसको, है ना, ज्ञान भारतम डिजिटल वेब पोर्टल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें बजट कितना है, ये क्या है ज्ञान भारतम इनिशिएटिव, कब लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है ना, इसका मैंडेट क्या है, टारगेट क्या है, वो सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ज्ञान भारतम इनिशिएटिव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टॉपिक है जो न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज इंडिया फिनिशेस स्ट्रॉन्ग एट वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025, ठीक है। तो वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन हुआ था रिसेंटली 2025 एंड इंडिया ने इसमें कितना 8th रैंक सिक्योर किया है, ठीक है। इंडिया का जो ये फर्स्ट पार्टिसिपेशन था, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 का हाईलाइट्स देखते हैं। तो इंडिया मेड फर्स्ट एवर डेब्यू इन द वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। ये इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड 8th रैंक था इसमें, 29 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज था, है ना। एंड लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है ना मिनिस्ट्री इसको लेड किया था। एंड सपोर्टेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC इसको बेसिकली जो है ना लीड कर रहा था। NSDC क्या है, NSDC इज बेसिकली दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। एंड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमी, ग्लोबल एक्सपर्ट, ये फोकस किया था इसने, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखना। एंड व्हाट इज द वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025, है ना। तो दिस इज बेसिकली 3rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। दिस वाज द 3rd एडिशन एंड इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन था। 500+ जो है कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। 44 स्किल कैटेगरीज था इसमें, 44 स्किल कैटेगरीज, है ना। एंड रिप्रेजेंटेशन बाई 29 एशियन मेंबर्स एंड गेस्ट कंट्रीज। तो एशियन कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, 29 एशियन कंट्रीज, है ना। एंड प्रमोटेड प्लेटफॉर्म शोकेसिंग एक्सेलेंस, इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स। तो ये बेसिकली स्किल शो करना है, जहाँ पे यहाँ पे स्किल शो करना था जो फ्यूचर रेडी स्किल है, फ्यूचर में कुछ चेंजेस ला सकता है, इससे रिलेटेड जो है ना स्कीम ये प्रमोट करने का कोशिश किया था इसने, राइट। तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स।
तो वर्ल्ड स्किल जो है एशिया वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025, इसका हाईलाइट्स आपको जानना है। इंडिया का फर्स्ट पार्टिसिपेशन था, ये 3rd एडिशन था। इंडिया का रैंक 8th था, 29 पार्टिसिपेंट कंट्री था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें जो है ना पार्टिसिपेट किया था इंडिया से, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू। नाउ नेक्स्ट इज द स्प्रिंटिंग रिवाइवल रिटर्न ऑफ चीता, है ना। तो चीता से रिलेटेड ये पीआईबी में न्यूज़ में था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। प्रोजेक्ट चीता, तो ये चीता से रिलेटेड न्यूज़ था। इसके मतलब चीता से रिलेटेड क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ना। तो वो सब चीज़ें आपको जानना है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट चीता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्निवोर। तो इंडिया में ना रिसेंटली प्रोजेक्ट चीता के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीता लाया गया इंडिया में, ट्रांसलोकेट किया गया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ, है ना। तो 17 सितंबर 2022 में ये स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट चीता, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए ने लेड किया था एंड इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट चीता इज टू री इंट्रोड्यूस द चीता इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में जो चीता था 1952 में ही एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया था, है ना। इंडिया में जो चीता अवेलेबल है ही नहीं, दिस इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। सो इन ऑर्डर टू रिवाइव चीता, इंडिया स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमने जो है बाकी कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से जो चीता लेके आया हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखना है, री इंट्रोड्यूस करना था इसका। एंड स्पीसीज क्या है, एसिनोनिक्स जुवेटस। एसिनोनिक्स जुवेटस बेसिकली इज एन एशियाटिक चीता फंक्शनली रिप्लेस्ड बाय अफ्रीकन चीता। तो इंडिया में जो नया चीता लाया जा रहा है, दैट वुड नॉट बी द एशियाटिक चीता, है ना। एशियाटिक चीता का जो नाम है इट इज़ द एसिनोनिक्स जुबैटस, है ना। एसिनोनिक्स जुबैटस, इसको रिप्लेस करके अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। एंड फर्स्ट रिलीज पर्सनली डन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ने जो है ना फर्स्ट रिलीज़ किया था चीता का, अफ्रीकन चीता कुनो नेशनल पार्क में ये रिलीज़ किया था इन्होंने, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन, पॉपुलेशन स्टेटस एंड माइलस्टोन्स देखते हैं। 20 चीताज ट्रांसलोकेटेड, जो ये प्रोजेक्ट चीता जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद 20 चीता ट्रांसलोकेट किया गया अफ्रीकन कंट्री से। 8 नामीबिया से लाया गया, 8 चीता नामीबिया से लाया गया 2022 में। 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाया गया, एंड एडिशनल 8 चीताज गिफ्टेड बाय बोत्सवाना से भी लाया गया इन 2025 में, ठीक है। तो नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना से जो है अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है अंडर दिस प्रोजेक्ट, है ना। And the total cheetah in India population as of now is 30. तो December 2025 as of today is 25 cheetahs available in India, right? So you have to know this. तो African cheetah and Asiatic cheetah में जो डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस, जो कंजर्वेशन स्टेटस रिलेटेड डिफरेंस आपको जानना है। तो एशियन चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनफैक्ट दिस इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो IUCN के अकॉर्डिंग एशियाटिक चीता इज एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना। ऑल्दो इट इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया, बट ओवरऑल इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल एंड साइट्स, एज पर साइट्स इट इज केप्ट इन अपेंडिक्स 1 दोनों को हाईएस्ट लेवल कंजर्वेशन स्टेटस मिला है, एशियन चीता, अफ्रीकन चीता अंडर द साइट्स, है ना। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीकन चीता, है ना, ये अफ्रीका में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा। बट द एशियाटिक चीता आर लेफ्ट ओनली इन ईरान। एशियाटिक चीता नाउ ओनली इज फाउंड इन ईरान। इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट दिस इज फाउंड ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन ईरान, एशियन चीता, right? So you have to know these things. So these were the important things that we discussed in the today's session of PIB analysis. And for the remaining topics such as the Viksit Bharat G-Gram portal or G-Bill etc. and other topics which are remaining, I'll cover that in topic video, okay? And apart from that, those which are remaining, which are important, right, I'll share the link of those videos, okay? Because covering every topic is not possible here, but I have tried to cover most important topics here, and on the daily basis or once in a 2 day I'll try to cover the important topics, right, related to PIB news, right, such as for instance the first Gen Z post office has been established recently in Jammu and Kashmir, and Viksit Bharat Gram Rozgar Yojana, Ajivika Jivan Mission Gramin, है ना, ये स्टार्ट किया गया recently, है ना। VBG Gram G Act recently पास किया गया है, and this will this is aiming to replace the MG Narega Act, ठीक है। उसका provisions क्या क्या है, we'll discuss that in
टॉपिक वीडियोज़, तो डेली बेसिस में मैं टॉपिक वीडियो भी बनाऊँगा। तो आप हमारे चैनल में जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस में जो न्यूज़ एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस में एक एक टॉपिक वीडियो लेके आओ, नहीं तो सप्ते में 4-5 टॉपिक वीडियो लेके आओ, सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, right? So having said that, I am concluding this session. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you. Jai Hind.